हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज डेट है 9 सितंबर 2020 और आज थोड़ा सा मैं सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ मैं। हल्का सा सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी उस वजह से। तो चलिए देख लेते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे अपन। सबसे पहले अपन देखेंगे रीऑर्गेनाइजिंग डेट। ठीक है, अभी इसके बारे में एक आर्टिकल ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं जिसमें आरबीआई ने बैंक्स को एक लेवरेज दे दी है, एक फ्रीडम दे दी है कि आप जितने भी लोन्स हैं जो स्ट्रेस में आ गए हैं पेंडेमिक की वजह से, आप उनको रीस्ट्रक्चर कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या प्रॉपर गाइडलाइंस है वो चीज़ अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और थोड़ा सा उसी को आर्टिकल को एक्सटेंड करते हुए आज अपन कुछ और चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, कितना सही कदम है ये अपने आप में। दूसरा आर्टिकल अपन डिस्कस करेंगे आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में जो कोऑर्डिनेशन अभी देखने को मिल रहा है और जो प्रीवियसली जो एक्सपीरियंसेस हैं और कुछ थ्योरीज़ की बात करेंगे जिनके बेसिस पे अभी जो क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, उनको कैसे हैंडल किया जा सकता है वो जानने की कोशिश करेंगे। थर्ड जो आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट फार्मर्स अप द गार्डन पाथ। इसमें जो पेंडेमिक के टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं इंपॉर्टेंट, उनकी फंक्शनिंग के बारे में बात की जा रही है कि किस तरीके से जो टारगेट था आज के 6 साल पहले कि किस तरीके से हम जो फार्मर्स हैं उनकी वेलफेयर इंश्योर कर सकते हैं, उनको अपलिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कहीं ना फार्मर्स कह सकते हैं या फिर अपन ये कह सकते हैं जो रूरल रीजन में जो लोग रह रहे हैं उनको किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है, बजाय इसके कि पॉलिसी है पर इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ कहाँ गैप्स है वो जानने की कोशिश करेंगे। थर्ड आर्टिकल अपन डिस्कस करेंगे लार्जर एंड बेटर। ये लैंड रिफॉर्म एंड लैंड कंसोलिडेशन से रिलेटेड आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पूरा डिटेल में अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही ये वाला आर्टिकल है, इसमें 2 से 3 एनेक्डोट्स हैं। ये फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड और ये थर्ड पैराग्राफ, ये एनेक्डोट्स हैं, आप यूज़ कर सकते हो इनको कभी भी ऐसे राइटिंग में। देख लेना, इसमें से मैं जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल स्टडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के क्रक्स दे दूंगा आपको। ठीक है, और साथ में ये 2 आर्टिकल से इनकी समरी अपन देख लेते हैं। पहला तो समरी वाला आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट अमेंडिंग टू डिस्ट्रॉय। श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है अभी एग्जिस्टेंस में, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका तो है गोटाबाया राजपक्षे और अभी प्राइम मिनिस्टरशिप जो जिन्होंने ली है वो हैं महिंदा राजपक्षे, जो पहले फॉर्मर श्रीलंका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो अभी क्या चल रहा है, जो 13th अमेंडमेंट एक्ट जो आया था श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको स्टैब्लिश किया गया था श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन को 1978 में, उसके बाद में जो माइनॉरिटीज़ हैं, स्पेसिफिकली इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तमिल माइनॉरिटी जो श्रीलंका में रहती है, उनके इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए ये अमेंडमेंट आया था और इसमें इंडियन गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। ठीक है, 1980s के टाइम पे जब एक तरीके से जो डोमिनेंस थी, एक सिविल वॉर स्टार्ट हो चुका था, तो इस सिविल वॉर को सप्रेस करने के लिए, या सिविल वॉर का एक तरफ पार्टी थी सिन्हाला डोमिनेट मेजोरिटी गवर्नमेंट और साथ में सिन्हाला जो कम्युनिटी रहती है मेजोरिटी जो है श्रीलंका में, दूसरी तरफ तमिल जो माइनॉरिटी के जो लिट्टे ग्रुप जो था उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो इंडिया ने, राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे, उनके प्राइम मिनिस्टरशिप के टाइम पे अपने आप को असर्ट किया था, पीस कीपिंग फोर्सेस भी सेंड की थी। वो बात अलग है कि वो बहुत डिजास्टरस फेलियर हुआ था इंडिया का, पर उसके बाद में ही 1987 के बाद में ही ये 13th अमेंडमेंट आया था जिसके बेसिस पे माइनॉरिटीज़ के राइट को कहीं ना कहीं सेव करने की बात की गई थी। पर इसके बाद में फिर धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे बीता तो ये जो अमेंडमेंट जो लिया गया था ना 1987 में 13th अमेंडमेंट, इसकी इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल ही इफ़ेक्टिव नहीं थी। फिर जब राजपक्षे अपनी जो प्रीवियस जो उनका टेन्योर था एज ए प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, तो उसमें उन्होंने बहुत डाइल्यूट कर दिया था। 19th अमेंडमेंट लेकर के आए थे इस 13th अमेंडमेंट को कि भाई तमिल माइनॉरिटी की तरफ हम ध्यान नहीं देंगे। फिर उसके बाद में जो विक्रमासिंघे और श्रीसेना जो गवर्नमेंट थी अभी प्रीवियस, अभी जो राजपक्षे ब्रदर्स से पहले वाली, उस गवर्नमेंट ने 19th अमेंडमेंट के बेसिस पे थोड़ा बहुत डाइल्यूट कर दिया। मतलब इस तरीके से जो एक डोमिनेंस थी, जो प्रेसिडेंट के हाथ में जो पावर थी या फिर बहुत एम्पावरमेंट कर दिया गया था, उसको डाइल्यूट कर दिया। अब 20th अमेंडमेंट लेकर के लाया जा रहा है कि 30th अमेंडमेंट जो था जिसमें तमिल माइनॉरिटी या माइनॉरिटीज़ के राइट्स को अपहेल्ड करना या उनको एम्पावर करना, उसको डाइल्यूट करना, और साथ में जो प्रेसिडेंट है उसके हाथों में ज़्यादा से ज़्यादा रोल को पावर को कन्फाइन करना। तो वो चीज़ जो है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्ट्रॉय कर सकती है सिस्टम को।
ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। दूसरा जिसकी समरी देने की बात कर रहा हूँ मैं आर्टिकल, दैट इज श्रिंकिंग चाइना। चाइना की जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर रही है, और ये जो डिक्लाइनिंग जो है पॉपुलेशन का, ये क्राइसिस में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके पहले जापान अपने आप में एक एग्जाम्पल रह चुका है। जापान जब एक इकोनॉमी और साथ में टेक्नोलॉजी जाइंट बन के उभरा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में लड़ाई हो गई, उसके बाद में बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ा जापान को, पर यूएसए ने एक तरीके से एक गारंटी दी कि हम आपके डिफेंस को हम टैकल कर लेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं है। तब जापान ने अपनी डोमेस्टिक इश्यूज़ पे ध्यान देना शुरू किया, और उसके बाद में धीरे धीरे ग्रो करते हुए जापान इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी जाइंट बना। पर होता क्या है, 1995 2005 आते आते जापान की पॉपुलेशन बिल्कुल पीक कर जाती है, और 2005 के बाद में डिक्लाइन करना शुरू करती है। तो जापान का खुद का मार्केट कोलैप्स करना शुरू करता है, लेबर मार्केट नहीं होता उनके पास में, डिमांड नहीं होती, तो इस वजह से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक जो थी वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन की तरफ जाने शुरू हो गई। दूसरी तरफ जापान का जो राइज हो रहा था टेक्नोलॉजी, उस राइज को यूएसए ने चैलेंज दिया था कि भाई आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, जबकि यूएसए ने अपनी हेजेमोनी स्टैब्लिश करनी शुरू कर दी थी 1990s के बाद में, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो ऐसे करके जापान को जिस तरीके से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, एक तो पॉपुलेशन श्रिंक कर रही थी, और दूसरा यूएसए की तरफ से चैलेंजेस, सिमिलर चैलेंजेस अभी चाइना भी फेस कर रहा है। क्योंकि जब जापान का टाइम था 1995 2005 के टाइम पे, जब पॉपुलेशन पीक पे पहुंच रही थी, उस टाइम पे जापान ने बहुत कोशिश की थी कि जो ईस्ट चाइना सी है, जहाँ पे सेंकाकू आइलैंड डिस्प्यूटेड टेरिटरी है यूएस और चाइना और जापान के बीच में, उसको जापान ने ग्रैस्प या ग्रैब करने की कोशिश भी की थी। सेम चीज़ अभी साउथ चाइना सी और इंडिया में जो ईस्टर्न लद्दाख में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इंडिया चाइना का, उधर चाइना भी अपनी एक हेजेमोनी स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। बट ये जो आप कर रहे हो, इसका एग्जाम्पल जापान है। जापान अभी क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं डिफेंसिव मोड में है, रुक चुका है। तो ये ही चीज़ अब चाइना भी फेस कर सकता है, क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी आई थी 1980s में, और फिर उसके बाद में चाइना में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो इंडिया की जो इश्यू है ना, वो वहाँ पर भी अप्लाई होती है कि जो बॉय चिल्ड्रन होते हैं, बच्चों के अंदर अगर लड़के की जो है वो डिमांड ज़्यादा रहती है कि लड़का होना चाहिए, तो वन चाइल्ड पॉलिसी आई तो वो लड़का ही ज़्यादा प्रेफर करने लग गए। तो कहने का मतलब एक लीगली गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि आप वन चाइल्ड पॉलिसी में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जो भी आप चाहते हो वो रख सकते हो। तो एक तरीके से अबॉर्शन का ये करवाना शुरू हो गया। तो इस वजह से वहाँ पर जो जेंडर रेशियो है ना, वो भी डिक्लाइन कर गया, तो वो भी अपने आप में एक इशू है। तो अल्टीमेटली पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आता है कि जो आप डिक्लाइन कर रही है पॉपुलेशन लगातार, उसके बावजूद आप अपनी डोमिनेंस क्रिएट करना चाह रहे हो, एक तरीके से आप वर्ल्ड में एम्पावर होना चाह रहे हो, अपनी पावर स्टैब्लिश करना चाह रहे हो, उसका तो एक बहुत बड़ा एग्जांपल 1930s 40s में जब कम्युनिस्ट यूएसएसआर ने अपने आप को असर्ट करने की कोशिश की थी, वो भी 1990s के आते आते कोलैप्स कर गया था। तो ऐसे जापान और यूएसएसआर से चाइना को सीखना चाहिए। तो यहाँ पर पॉइंट ये निकल के आता है कि जो बायोलॉजी की लॉज है ना, उनको आउटलॉ करने की कोशिश कर रहा है चाइना अभी, जैसे कि डार्विन की थ्योरी, द फिटेस्ट सर्वाइवल। वैसे तो इसके पहले दे दिया था, पर डार्विन ने भी ये चीज़ अपहेल्ड की थी बायोलॉजी में कि भाई जो अडॉप्ट करेगा सिचुएशन को, वो ही सर्वाइव करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी तो लेबर मार्केट भी खत्म हो जाता है, और फिर खुद का ही अगर डोमेस्टिक ही मार्केट स्ट्रांग नहीं रहेगा, तो उस कंडीशन में कैसे सर्वाइव कर सकता है कोई भी कंट्री, अगर चाइना हो या चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो और ये जोकोविच से रिलेटेड है, इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं बड़े आर्टिकल्स। रीऑर्गेनाइजिंग डेट। अभी क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रेस के थ्रू जो बिजनेस और इंडिविजुअल्स निकल रहे हैं लॉकडाउन पीरियड की वजह से, उनको रिलैक्सेशन देने के लिए आरबीआई ने मार्च के एंड में अपने को पता है 3 मंथ के मॉरेटोरियम अवेल कराया था, जिसको अगस्त तक एक्सटेंड भी कर दिया गया 31 तक। अब क्या है, इकोनॉमिक स्ट्रेस वो है कंटिन्यू बनी रह रही है, वो रुक नहीं पा रही है। तो यहाँ पर जो फाइनेंस की जो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, स्पेसिफिकली उन सेक्टर्स में, सर्विस सेक्टर्स में जो हाईली कॉन्टैक्ट बेस्ड है। अब जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग अपने को मेंटेन करनी है, तो कॉन्टैक्ट मिनिमम होगा, तो वहाँ पर इकोनॉमिक स्ट्रेस बढ़ता ही जा रहा है। तो आरबीआई ने अब बैंक्स को अलाउ कर दिया है कि आप जो भी लोन्स इस पर्टिकुलर पेंडेमिक की वजह से फाइनेंशियल स्ट्रेस में आए हैं, जो भी लोन्स, उनको आप रिस्ट्रक्चर कर सकते हो। इसके लिए सेंट्रल बैंक ने, मतलब आरबीआई ने, एक एक्सपर्ट कमेटी भी स्टैब्लिश की है, जिसका काम है कि एक फ्रेमवर्क फॉर्मुलाइज करे, जिसके बेसिस पे रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सके। इसके लिए लगभग स्ट्रेस लोन जितने 26 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है,
इन 26 सेक्टर के लिए वो फ्रेमवर्क स्टैब्लिश करेंगे। अभी तक ये क्लैरिटी तो नहीं बन पाई है कि कितने बोरोवर्स स्ट्रेस में आए हैं और कितनों को अल्टीमेटली इस रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के अंडर में लिया जाएगा। इसके बारे में बैंक ने डेटा अभी तक प्रॉपर रिलीज करने की कोशिश की क्वार्टरली बेसिस पे। तो इसके बेसिस पे अगर देखें, क्लैरिटी ज़्यादा नहीं है, पर जो बैंक ने जो डेटा डिक्लेयर किया ना, उसके बेसिस पे अगर अपन देखें तो मॉरेटोरियम जिन बोरोवर्स को मिला है वो अब क्या है, धीरे धीरे डिक्लाइन करना शुरू हो चुका है। मतलब जिन लोगों ने मॉरेटोरियम अवेल कराया था उनके नंबर्स में डिक्रीमेंट आना शुरू हो गया है। कमिटी ने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट की है। उस रिपोर्ट में ये कहा है कि 73% बैंकिंग सेक्टर का जो डेट है ना, उस पर इम्पैक्ट किया है कोविड-19 का, जो कि प्री कोविड-19 अगर देखें, प्री पेंडेमिक एरा जो था उसमें जहाँ पे जो स्ट्रेस वाले जो डेट जो लोन थे या अंडर स्ट्रेस जो था पूरा डेट, वो था 22.2 लाख करोड़। वो और एडिशन में उसके अल्टीमेटली कितना हो गया है, 15.5 ट्रिलियन अनादर मतलब लोन्स एड ऑन हो गए। तो कहने का मतलब 22 लाख करोड़ पे तो स्ट्रेस पहले से थे ही, अब बढ़ के अब इसके बाद में इसके अलावा 15.5 ट्रिलियन डॉलर का जो और डेट था उस पर भी इम्पैक्ट आया है इस पेंडेमिक की वजह से, वो भी स्ट्रेस में आ गए हैं। तो कहने का मतलब सिचुएशन ग्रेवर हो चुकी है पेंडेमिक की वजह से। तो एक्सपर्ट कमेटी ने ये फेवर किया है कि एक फ्लेक्सिबल अप्रोच होनी चाहिए जिससे कि लोन्स को रिस्ट्रक्चर किया जा सके, और इसके लिए एक डिफरेंशिएटिंग फाइनेंशियल मैट्रिक्स होनी चाहिए कि किसको ये बेनिफिट मिलना चाहिए, और ये फैसिलिटी जो है ये बैंक्स को मिली है। तो इसके लिए जो थ्रेशोल्ड फिक्स करना है, जो इंडिकेटर्स फिक्स करने हैं जिनके बेसिस पे ये डिसीजन लिया जाएगा कि भाई किसको ये अपन रिस्ट्रक्चरिंग वाली फैसिलिटी दे सकते हैं। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो कंपनीज पेंडेमिक से पहले अच्छा परफॉर्म कर रही थी, जिन लोगों ने अपनी ईएमआईज टाइम पे रीपे की हैं, उनको ये फैसिलिटी दी जाएगी, और जो लोग इनको प्रॉपरली नहीं कर पा रहे थे उन लोगों को अवॉइड करो, पहला चीज़। दूसरी चीज़ ये थ्रेशोल्ड है कि जो कंपनीज ऑलरेडी इस उन पर्टिकुलर सेक्टर्स में काम करती है जहाँ पे स्ट्रेस है, फॉर एग्जांपल सिविल एविएशन की बात करें तो वहाँ पर स्ट्रेस ऑलरेडी थी, एयर इंडिया की बात भी की थी अपन ने, गो एयर की प्रॉब्लम भी आई थी, किंगफिशर भी बैंकरप्ट हो चुका था। तो इस सेक्टर में ऑलरेडी स्ट्रेस है, तो इस सेक्टर की कंपनीज को और भी ज़्यादा हायर थ्रेशोल्ड्स को मतलब फुलफिल करना पड़ेगा, तब जाके उनकी लोन रिस्ट्रक्चरिंग हो पाएगी। तो इस तरीके से जो इंडिकेटर्स हैं, पर्टिकुलरली डेट की अगर बात की जाए, या फिर EBI TDA जिसमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट देने से पहले अर्निंग क्या थी, टैक्सेस कितना दे रहे हैं, डेप्रिशिएशन कितना है, अमोर्टाइजेशन का क्या फैसिलिटी उन्होंने अवेल की है। तो इनके बेसिस पे मतलब डेट के सर्विसिंग की बात करें तो वो एक इंडिकेटर अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से ये डेट वाला जो इशू उठा करके ये जो इंडिकेटर पिक किया ना, इसकी वजह से जो बड़ी कंपनीज हैं, ज़्यादातर कंपनीज हैं, वो कहीं ना कहीं इस रिस्ट्रक्चरिंग का एडवांटेज नहीं उठा सकेंगी और ना वो उठाना चाहेंगी, क्योंकि उनके लिए थ्रेशोल्ड लेवल जो होगा वो और भी ज़्यादा हाई हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आर्टिकल में इंपॉर्टेंट जो बात आती है कि जो इंडिया का जो एक्सपीरियंस है ना, प्रीवियस रिस्ट्रक्चरिंग जितनी भी स्कीम्स आई हैं और जिनका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ था सब प्राइम क्राइसिस, जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे 2008 में, वो अपने आप में सिमिलर क्राइसिस आज के टाइम पे भी देखे जा सकते हैं। एक क्लियर टाइमलाइन होनी ज़रूरी है जिससे कि रिस्ट्रक्चरिंग को लिमिट किया जा सके। ऐसा नहीं कि सभी लोन्स को रिस्ट्रक्चर करने पे अगर लग गए तो उसमें कहीं ना कहीं लॉसेस वाली बात ज़्यादा हो जाएगी, बेनिफिट कम होंगे। ठीक है, तो फाइनेंशियल पोजीशन को जिस तरीके से इस पेंडेमिक ने इफेक्ट किया है, जिस तरीके से इम्पैक्ट आया है, वहाँ पर ये ज़रूरी भी है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो नॉर्म्स, जो प्रोविजंस किए गए हैं, जिसमें कि आप अगर कोई ऑलरेडी टाइम पे रीपे कर रहा है ईएमआई को, तो उनको एक फैसिलिटी भी अवेलेबल हो कि वो रिवर्स कर सके अपनी पोजीशन को। दैट मीन्स अगर जैसे ए कंपनी है फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने ईएमआई टाइम पे दी और बहुत हद तक अपने लोन का एक बहुत बड़ा पार्ट उन्होंने रीपे कर दिया बैंक्स को, तो उनको अगर वो फैसिलिटी लेते हैं अभी कि रिस्ट्रक्चर कर लें, फिर उसके बाद में उनकी पोजीशन इंप्रूव हो जाती है आने वाले 5-7 महीनों में, तो उसके बाद में उनको ये फैसिलिटी मिले कि भाई हम हमारी जो पहले वाली कंडीशन थी उस पर रिवर्स स्विच करना चाह रहे हैं, तो वो फैसिलिटी भी दे देनी चाहिए। इससे क्या होगा, बैंक्स जो है ना
वो इस रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम का मिसयूज भी नहीं कर पाएंगे, तो बैंक्स पे भी कहीं ना कहीं एक रेगुलेशन हो पाएगा, ठीक है। मतलब मनमानी नहीं कर पाएंगे कि भाई आपको कन्वर्ट करना ही है, एक फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। तो जो कंपनीज हैं, जो फर्म्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो अपनी एक सिचुएशन या कंडीशन के अकॉर्डिंग रीस्ट्रक्चर या फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। बात यह है कि जो अर्लियर रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम्स थी ना, उनकी इम्प्लीमेंटेशन में जो प्रॉब्लम आई है ना, उन प्रॉब्लम्स को से अपने को सीखने की ज़रूरत है और स्ट्रिंजेंट चेक्स लगाने की ज़रूरत है, जहाँ पर ये जो प्रॉब्लम बनती रहती है उनको अपन रोक सकें, अवॉइड कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल, आरबीआई एंड गवर्नमेंट टेंगो। ये आर्टिकल लिखा गया है सौम्याकांत घोष और विक्रमजीत चौधरी के द्वारा। सबसे पहले देख लेते हैं कॉन्टेक्स्ट। वही सिंपल सी बात, पेंडेमिक लगातार बढ़ता जा रहा है, एक डिस्कशन कंटिन्यू चलता जा रहा है इसके साथ साथ में कि एक तरफ पेंडेमिक बढ़ रहा है, दूसरी तरफ इकोनॉमी को किक स्टार्ट कैसे दिया जाए। तो एक क्लियर डिवाइड कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से सेकंड राउंड ऑफ पॉलिसी सपोर्ट को शुरू किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी एक राउंड ऑफ पॉलिसी सपोर्ट तो मार्च और अप्रैल के टाइम पे दिया जा चुका है, ठीक है। अभी जो सेकंड राउंड ऑफ पॉलिसी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट इसलिए आ रही है क्योंकि वो जो एक स्टिमुलस देने की गवर्नमेंट ने कोशिश की थी वो इम्पैक्टफुल नहीं हो पाया है। तो इसी तरीके की सिमिलर अपन ट्रेजेक्ट्री अपन देख सकते हैं 1957 के टाइम पे, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ ही था। उस टाइम पे इंडिया ने एक कोऑर्डिनेटेड इनइक्विलिब्रियम स्ट्रेटेजी का ध्यान में रख के आगे बढ़ा था, और वो पॉलिसी अपने आप में इफेक्टिव भी साबित हुई थी, जिसमें आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों ने साथ मिलकर काम किया था, ठीक है। तो तभी इस वजह से इसको बोल दिया कोऑर्डिनेटेड। और इनइक्विलिब्रियम, ये टर्म अपन आगे समझेंगे इस आर्टिकल में कि ये टर्म क्या है। आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, सॉरी, ठीक है। तो इफेक्टिव पॉलिसी रही थी और वही चीज अपन करंट पेंडेमिक के टाइम पे यूज कर सकते हैं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये निकल के आती है, जो कि कोऑर्डिनेटेड इनइक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, इसके लिए कुछ प्री रिक्विजाइट्स होती हैं जो कि करंट सर्कमस्टांसेस में बहुत जरूरी है। और वो क्या है, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन आरबीआई एंड गवर्नमेंट। इनके बीच में अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन है तो हम कोऑर्डिनेटेड इनइक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश कर सकते हैं। अब इक्विलिब्रियम का आपको पता होगा कि साम्य का मतलब क्या होता है कि कोई चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज अपने आप एडजस्ट करके कम कर लेगी, ठीक है। और इन इक्विलिब्रियम का मतलब एक चीज बढ़ रही तो हो सकता है दूसरी चीज भी लगातार उसी के पैरेलल बढ़ जाए, तो एक एडजस्टमेंट ना हो करके एक एक्सेलरेशन की जो टेंडेंसी आ जाए, उसको इन इक्विलिब्रियम की तरह अपन समझेंगे। अभी मॉनेटरी और फिस्कल अथॉरिटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट इशू रहा है। प्रीवियस कुछ सालों की बात की जाए, पर्टिकुलरली ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 के बाद की बात की जाए, इंडिया कोई एक्सेप्शन इसमें नहीं है। हिस्टोरिकली अगर देखें तो जहाँ जहाँ पर भी परफेक्ट कोऑर्डिनेशन रहा है ना मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज में मैथमेटिकली, तो स्टैटिस्टिकली वहाँ पर कहीं ना कहीं नेगेटिव कोरिलेशन देखा गया है इन दोनों के बीच में। वो कैसे देखते हैं। मैथमेटिकली का मतलब कि एक जना 10 रुपए दे रहा है तो दूसरा जना 10 रुपए निकालने की कोशिश कर रहा है, जबकि स्टैटिस्टिकली देखें तो नेगेटिव कोरिलेशन निकल के आता है। वो नेगेटिव कोरिलेशन कैसा है वो अपन जानने की कोशिश करें। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पिछले 30 सालों की बात करें, 1990s में अपनी एलपीजी आ गई थी, तो आज भी 2020 चल रही है, तो लगभग 30 साल हो गए। तो जहां पर एक तरफ कंसोलिडेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट की तरफ ध्यान देना शुरू किया, उसको अगर अपन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखें, और दूसरी तरफ जो ब्रॉड मनी दैट मीन्स मॉनेटरी पॉलिसी है उसको वर्टिकल एक्सिस पे रखें, तो इनके बीच में कोई एक कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिलता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरी चीज, इस टाइम पे पिछले 30 सालों में फिस्कल पॉलिसी जो थी उसने डोमिनेट किया है मॉनेटरी पॉलिसी को, जबकि आरबीआई ने सक्सेसफुली इन चीज़ों को टैकल भी करने की कोशिश की है, जहां पर ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन पर भी ध्यान दिया गया है और प्राइवेट प्लेयर्स को भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करने का मौका मिला है। प्राइवेट बैंकिंग भी शुरू हुई जब से अपन ने एलपीजी अडॉप्ट की है, ठीक है। और साथ में कुछ इश्यूज जो एफआरबीएम एक्ट की वजह से आए उनको भी टैकल करने की कोशिश की। एफआरबीएम एक्ट जिसके अंडर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और स्टेट गवर्नमेंट्स को अपनी फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट को कंट्रोल करने की बात की गई थी। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली इस पूरे पिछले 30 सालों में फिस्कल डेफिसिट ने डोमिनेट किया है ओवर द मॉनेटरी पॉलिसी।
साथ में नॉन कोऑर्डिनेशन देखा गया है, वो भी एक अपने आप में कंस्ट्रेंट देखा गया है, जो कि बहुत सारी पॉलिसीज होने की वजह से और इंस्ट्रूमेंट बहुत कम रह गए। कहने का मतलब गवर्नमेंट ने पॉलिसीज तो बहुत सारी बना दी, पर उनको इंप्लीमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड थे वो कम पड़ गए, तो इस वजह से भी एक नॉन कोऑर्डिनेशन का एक ट्रेंड देखने को मिला। तो कहने का मतलब हर जगह पे कहीं ना कहीं दोनों जो इंस्टीट्यूशंस हैं अलग अलग रास्ते पे चलते हुए दिखाई दिए हैं। तो इस पूरे बैकग्राउंड के बेसिस पे आज तक इंडिया में जो कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई हैं वहां पर अपन रिजल्ट देख सकते हैं कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी और फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो फिस्कल स्ट्रेटजी है उसके लिए एक स्टडी भी यहाँ पर कोट करते हैं राइटर कि जो इशू एलन ब्लाइंडर के द्वारा एक स्टडी की गई थी, अपनी खुद का एक पब्लिकेशन था जिसका नाम था इशू इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, जिसमें इन दोनों ऑप्शंस के बीच में एक कॉम्बिनेशन की जो बात की गई थी वो देखी गई कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, जो कि इंडिया में प्रीवियस 30 सालों में देखा गया था कि जहां पर फिस्कल पॉलिसी डोमिनेट कर रही थी तो धीरे धीरे क्या आरबीआई ने या मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी, सबसाइड कर गई। कहने का मतलब एक ऊपर गया तो एक नीचे गया, दैट मीन्स एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा एक्सपेंड कर रहा है, ये चीज चली। तो इस थ्योरी के बेसिस पे अगर आज के इस पेंडेमिक के टाइम पे देखें और हम अल्टीमेटली टारगेट करें नैश इक्विलिब्रियम का, नैश इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, ना तो गवर्नमेंट और ना ही आरबीआई दोनों जो है यूनिलैटरली अपनी ज़रूरतों के हिसाब से खर्चा इंक्रीज कर सके, मार्केट में अपना रोल इंक्रीज कर सके। ठीक है, तो कहने का मतलब इनको कोऑर्डिनेशन में चलना पड़ेगा, तब जाकर के नैश इक्विलिब्रियम आ सकता है। तो ये टर्म आप याद रखना कि रिसेंटली नैश इक्विलिब्रियम एक न्यूज़ में थी। ये टर्म किससे रिलेटेड थी, तो आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में जो कोऑर्डिनेशन की बात होती है ना इकोनॉमी को टैकल करने के लिए, उसके लिए यूज हुआ। तो कहने का मतलब यहाँ पर 4 पॉलिसी ऑप्शंस अपन निकाल के ला सकते हैं इस नैश इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए। वो क्या हो सकते हैं कि एक तो ये हो सकता है कि फिस्कल पॉलिसी है वो एक्सपेंड कर रही है तो मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट करे, या फिर फिस्कल पॉलिसी अगर एक्सपेंड कर रही है तो मॉनेटरी पॉलिसी भी एक्सपेंड कर जाए, या फिर फिस्कल पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो मॉनेटरी पॉलिसी भी कॉन्ट्रैक्ट करे, या फिर फोर्थ कौन सा हो सकता है, फिस्कल पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट करे और मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंड करे। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन अपन अवेल कर सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट तो अभी डोमिनेट कर रही है ना फिस्कल पॉलिसी, तो वो कहीं ना कहीं एक्सपेंशनरी पॉलिसी की तरफ जा रही है, तो मॉनेटरी पॉलिसी किस तरफ जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जाएगी। अब इस चक्कर से क्या हो रहा है, अल्टीमेटली अगर देखें तो मॉनेटरी अथॉरिटी जो है वो इन्फ्लेशन को टारगेट करके चल रही है। जो गवर्नमेंट ने टारगेट दे दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि भाई आपको इन्फ्लेशन को 4 ± 2% के रेंज में रखना है, तो मॉनेटरी पॉलिसी दैट मीन्स आरबीआई तो इसी के ध्यान में रखेगा। तो वो क्या किस पे फोकस कर रही है अभी, कॉन्ट्रैक्शन पे। और गवर्नमेंट क्या है, पॉपुलिस्ट, तो पॉपुलिस्ट होने की वजह से कहीं ना कहीं पैसा ज्यादा खर्च करने की कोशिश करती है। बट करंट कॉन्टेक्स्ट को अगर अपन देखें ना तो गवर्नमेंट ने टाइट फिस्कल पॉलिसी पर ज्यादा विश्वास किया है। कारण क्या है, ऑलरेडी अपन बहुत से आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं जिनमें क्या बात बोली जा रही है कि फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी 7.5% तक पहुंच चुका है जीडीपी का। तो वो कहीं ना कहीं कंसर्निंग इश्यू है गवर्नमेंट के लिए, इसलिए गवर्नमेंट टाइट फिस्कल पॉलिसी पे ज़्यादा फोकस कर रही है। तो इसी तरफ दूसरी तरफ आप आरबीआई की तरफ देखोगे तो कहीं ना कहीं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ जा रही है, जहाँ पर जो बेसिक इंटरेस्ट रेट जो होती है, जैसे रेपो रेट हो गई, रिवर्स रेपो रेट हो गई, उनकी इंटरेस्ट रेट को डाउन कर रही है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी को इंश्योर किया जा सके और लिक्विडिटी क्रंच का जो मार्केट सामना कर रहा है उसको कम किया जा सके। तो जनरली जो पिछले 30 सालों का जो ट्रेंड था उसमें रिवर्सल देखा गया है पिछले कुछ टाइम की बात की जाए तो ये जो मैट्रिक्स है ना पे ऑफ्स का, जिसमें एक तरफ फिस्कल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मॉनेटरी एक्सपेंशन हो रहा है, ये अपने आप में एक बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन माना जा रहा है गवर्नमेंट के स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखें तो। पर नैश इक्विलिब्रियम अगर अपने को अचीव करना है तो क्या वाकई में ये सही काम है, जहां पे गवर्नमेंट तो विड्रॉ कर रही है और आरबीआई असर्ट कर रहा है खुद को? तो यहां पर राइटर बोल रहे हैं दिस इज नॉट द क्लियर आंसर, बिकॉज आरबीआई ने तो एक्सपेंशन कर दिया है और गवर्नमेंट ने जो है वो अपने आप को एक्सपेंशन से कहीं ना कहीं दूर कर रही है। तो अब गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट बाहर निकल रही है
तो आरबीआई को कहीं ना कहीं एक प्रेशर भी तो फील करना पड़ रहा है कि हाँ मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच है तो उसको बनाए रखना है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एक्सपेंशन की, उसके साथ साथ में अगर मॉनेटरी पॉलिसी भी कॉन्ट्रैक्ट, कहने का मतलब अगर एक एक्सपेंड कर रही है, एक कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो आज के टाइम पे तो ये चीज़ें बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। क्यों? डिमांड नहीं है, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखोगे तो सप्लाई चेन की बात करें तो उसमें भी डिसरप्शन है। ये सारी चीज़ें देखी तो अल्टीमेटली अगर अपने को नैश इक्विलिब्रियम अपने को अचीव करना है तो उसके लिए दोनों को कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करना पड़ेगा, जो कि अभी तक प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन में नहीं देखा गया है या कहीं ना कहीं कमी देखी गई है। उस पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि अभी प्रीवियस पिछले 2-4 महीने या 7-8 महीने की बात करें तो वो कहीं ना कहीं आना शुरू हो गई है, जहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में आरबीआई का से होता है और दूसरी तरफ आरबीआई की पॉलिसीज़ में गवर्नमेंट का से होता है। अब यहाँ पर ट्विस्ट ये आता है कि एक तरफ तो फिस्कल एक्सपेंशन की बात की तो मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन, और करंट पेंडेमिक में देखें तो ये रैशनल कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिखाई देता है। कैसे? कि आरबीआई ने तो अपनी एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ के ऊपर ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया। अब इस करंट पेंडेमिक के सिनेरियो को देखें तो ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की जो पूरी थ्योरी चल रही है, यहाँ पर अगर करंट पेंडेमिक के सिनेरियो में इसको कंसिडर करें तो यहाँ पर एक थ्योरी आती है जिसका नाम है नाइटियन अनसर्टेनिटी। एक इकोनॉमिस्ट थे फ्रैंक नाइट, इन्होंने 1921 में एक बुक पब्लिश की थी, ट्रू अनसर्टेनिटी, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन का टाइम जब आया था ना 1920s में, उस टाइम पे ये थ्योरी दी थी और उन्होंने ये बोला कि कुछ भी क्लियर नहीं है। कैसे? मतलब डिफरेंट फैक्टर्स, अननोन फैक्टर्स आ रहे हैं जिनके बेसिस पे अगर इकोनॉमी को कैलकुलेट करने की कोशिश की जाए तो इनकैलकुलेबल साबित हो रहा है। वो चीज़ कैलकुलेशन प्रॉपर हो ही नहीं पा रही है, उनके लिए फॉर्मूलाज ही नहीं है। वही चीज़ अब करंट कॉन्टेक्स्ट में कहीं ना कहीं एप्लीकेबल है, जो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से अभी आ रही है। इसके लिए जो एक वे बता रहे हैं यहाँ पे, ओनली वे बता रहे हैं जो कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है, वो है हर्बर्ट साइमंस की एक हर्बर्ट साइमंस थ्योरी जो है जो दी गई थी, जिसका नाम था प्रोसीजरल रैशनैलिटी। इसी का ब्रिलियंट एक्सपोजिशन किया गया था सुदीप्ता सारंगी के द्वारा कुछ और लोगों ने मिलके। तो करंट पेंडेमिक जो है वहाँ पर अगर अपन देखें तो एक बिहेवियरल चेंज भी देखा जा रहा है इंडिविजुअल्स में, रिस्क टेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, जहाँ पर आज इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हेल्थ इंश्योरेंस एक तरफ बढ़ रहा है, रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स की तरफ लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ आप देखोगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लोग अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, वो प्रेफर कर रहे हैं स्मॉल या मीडियम साइज कॉम्पैक्ट कार्स के थ्रू आना जाना, जिससे कि कोविड-19 से खुद को बचाया जा सके। तो कहने का मतलब ये बिहेवियरल चेंजेस जो हैं, जो एक तरीके से ट्रेंड जो बन गया है, रिस्क लेने का जो एक टेंडेंसी थी लोगों की वो बदल रही है, तो वो कहीं ना कहीं एक डिसरप्टिव पॉइंट बनता है कुछ नया करने के लिए। अगर आप वर्ल्ड की करंट टॉप कंपनीज को देखें तो वो फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे ही बॉर्न हुई थी, जैसे उबर 2009 सब प्राइम क्राइसिस के बाद में, माइक्रोसॉफ्ट 1975 के बाद में जो ऑयल क्राइसिस आया था उसके बाद में आई थी, ऐसे डिज्नी 1923 में कब आई थी, जब ग्रेट डिप्रेशन था, ऐसे ही जनरल मोटर्स 1908 में जिस टाइम पे जापान का असर्शन होना शुरू हो गया था जापान, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आना शुरू हो गई थी, पर्टिकुलर बात करें ऑटोमोबाइल्स के अंदर, ऐसे ही जनरल इलेक्ट्रिक की बात करो 1890। तो कहने का मतलब जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया तब अपॉर्चुनिटी में भी कन्वर्ट हुआ है। तो अभी जो परिस्थिति बन रही है वो एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन बन रही है, जहां पर फिस्कल और मॉनेटरी एक्सपेंशन की ज़रूरत है। कहने का मतलब दोनों को एक साथ काम करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करे तो वो कंट्रैक्शन की तरफ जिस तरफ जब अब जा रही है फिस्कल पॉलिसी को लेके, तो वहाँ से स्विच करके अब ज़रूरत है कि एक्सपेंशन की तरफ आए। मॉनेटरी पॉलिसी ऑलरेडी एक्सपेंशन की तरफ है, तो तभी इस डिज़ायरेबल आउटकम को हम अचीव कर सकते हैं, किक स्टार्ट दे सकते हैं इकोनॉमी को। और इसी को बोला गया है कोऑर्डिनेटेड इन इक्विलिब्रियम, कि दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में, और दोनों क्या करें, एक्सपेंड करें अपने रोल को, क्योंकि अभी मार्केट में पैसा कम है, लोग अभी भी रिस्क लेने से पीछे हट रहे हैं। इससे रिलेटेड बहुत से आर्टिकल्स अपन डिस्कस भी कर चुके हैं, आज ये अलग पर्सपेक्टिव आया था। तो ये एक अनकन्वेंशनल पॉलिसी क्या वाकई में सक्सेसफुल होगी या नहीं, ये अपने आप में सवाल है।
पर इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन आरबीआई एंड द गवर्नमेंट। दोनों को एक साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। आरबीआई अपने इस काम में बहुत सक्सेसफुल भी रहा है प्रीवियसली। अब गवर्नमेंट का काम नंबर आता है कि वो अपने फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने पे ध्यान दे। डेट मोनेटाइजेशन जो मैंने बताया था ना कल टर्म, कि गवर्नमेंट अपने खुद के कर्जे को उतारने के लिए आरबीआई को बोले कि भाई पैसा और प्रिंट करो, जिससे कि मार्केट में पैसा जाए और गवर्नमेंट अपने खुद के कर्जे को चुका सके और मार्केट में एक सप्लाई चेन में इम्पल्स आए, स्टिमुलस मिले। तो यहाँ पर जैक्सन हॉल की एक बात आती है कि इट इज़ बेटर टू बी कंस्ट्रक्टिवली इम्प्रिसाइज। ये अच्छा है कि अपन कुछ ऐसा काम करें जो कंस्ट्रक्टिव हो, चाहे अपन खुद अपनी रेंज से थोड़ा बाहर निकलें, रादर देन डिटेल्ड डिस्कशन के। ठीक है, इस तरीके से आर्टिकल अपना यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, फार्मर्स अप द गार्डन पाथ। ये आर्टिकल लिखा गया है अजय वीर जाखड़। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी पॉलिसीज़ हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन में जो प्रॉब्लम आती है, जो ग्राउंड लेवल पे जो इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम हमेशा से चलती आई है ना, उसी को यहाँ पर रिवील कर रहे हैं राइटर। अभी जो 6 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी बातें हो रही थी इंडिया में कि एक नया एपॉक शुरू होगा जिसमें एक जिस तरीके से एम्पावरमेंट होगा, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगा सोसाइटी का, वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे डार्क में जाती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जो कांग्रेस लीडरशिप में प्रॉब्लम थी ना कि वो क्लूलेस ग्राउंड रियलिटीज़ को इग्नोर करते हुए पॉलिसी बनाते थे और फिर वो इम्प्लीमेंटेशन में फेल होती थी, फिर टाइम निकल जाता था, तब लोग किसी और इशू पे ध्यान देना शुरू कर देते थे। एग्जैक्टली वही चीज़ें अब के टाइम पे भी होती हुई दिखाई दे रही हैं। सेम चीज़ अपन देख सकते हैं 4 स्पेसिफिक पेन्स को एक्सप्लोर करते हुए, जो आगे आने वाले स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पॉलिसी का बनना और उसका इम्पैक्ट जो है सोसाइटी पे और उसमें भी स्पेसिफिकली रूरल इकोनॉमी पे कितना असर आता है वो जानते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं पीएम किसान योजना। ये लैंड ओनिंग फार्मर्स, जहां पर एक्सक्लूड किया गया था लैंडलेस फार्मर्स को, उनको एनुअल 6,000 रुपये देने की बात की थी कि आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो इस चीज़ को लेके पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी अपनी पब्लिश की। उसमें ये बताया कि एक तरफ आप 6,000 रुपये एनुअली देने की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ 1 एकड़ ज़मीन पे लगभग 1,200 रुपये डीजल पे टैक्स दिया जाता है एक फार्मर के द्वारा। तो आप ये बताओ कि ये 6,000 रुपये हैं, ये इस तरीके से कंपनसेट कर रहे हो आप। दूसरी तरफ सिंगल टैक्स रिजीम जो आया जीएसटी के अंडर, उसको पार्लियामेंटेरियन सेलिब्रेट कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम हुआ है, पर फार्मर्स जो हैं जो जीएसटी पे करते हैं फॉर एग्जांपल अपने इनपुट्स के लिए, जैसे कि सीड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, ट्रैक्टर, इंप्लीमेंट्स कुछ भी खरीद रहे हैं, तो उनको इंडस्ट्रीज की तरह इनपुट क्रेडिट की फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं होती, तो उनको तो जीएसटी देना पड़ता है। तो ये जो 2 चीज़ें हैं, इसकी वजह से जो पीएम किसान स्कीम है उसका इफेक्ट जो आना चाहिए, जो नेट अगर आप देखोगे तो कुछ इंपैक्ट नहीं आ रहा, उल्टा किसान खुद पे कर रहे हैं। ठीक है, पहला। दूसरी कि इंटरनेशनल क्रूड प्राइस जब 2019 जुलाई में $60 पर बैरल थे, तो उस टाइम पे उज्ज्वला स्कीम के अंडर में जो सब्सिडाइज्ड गैस सिलेंडर दिए गए थे अंडर प्रिविलेज सेक्शंस को, जो उसकी रेट थी 503 रुपये। अब कोविड-19 आउटब्रेक जैसे ही आया, जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस बहुत डाउन चली गई, $40 तक चली गई एक बैरल पे, इवन लगभग सभी चीज़ों के दाम डाउन हुए, सस्ते हुए। तो उस टाइम पे जुलाई 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सब्सिडाइज सिलेंडर पे 611 रुपये लेना शुरू कर दिए। तो आप देखो कि जब कोविड-19 नहीं था तब 503, और जबकि 611 रुपये आप ले रहे हो पेंडेमिक की वजह से। तो पेंडेमिक की वजह से तो वैसे ही हार्डशिप का सामना करना पड़ रहा है जो डाउन ट्रोडन सेक्शन है या फिर अंडर प्रिविलेज सेक्शन जो है। तो जो पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है ना, वो कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करता हुआ देख रहा है। एक तरफ आप बोल रहे हो फाइनेंशियल सपोर्ट की, और दूसरी तरफ आप देख रहे हो कि जो पुअर्टी एलिविएशन प्रोग्राम आप शुरू कर रहे हो, गरीबी हटाने के जो प्रोग्राम्स आपने चला रखे हैं, उनकी फंडिंग भी उन्हीं से ले रहे हो। इसका मतलब तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। तीसरा, कोविड-19 के टाइम पे जो एमएसपी होती है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस,
वो कहीं ना कहीं इस तरीके से निकल के आ रही है, उसको अपन बोल सकते हैं मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। क्योंकि होता क्या है कि एमएसपी डिक्लेयर की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं, स्पेसिफिक कुछ क्रॉप्स 24 या 26 के लगभग है लिस्ट, उसके ऊपर डिक्लेयर किया जाता है कि मिनिमम इतनी प्राइस पे तो मार्केट में ये बिकेंगी ही। अगर इससे कम में कोई प्राइवेट सेक्टर वाला कुछ खरीद रहा है, कोई मंडी वाला कोई खरीद रहा है, तो गवर्नमेंट उसको खरीद लेगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, फार्मर्स की जो मिनिमम जो कॉस्ट लगी होती है उस एग्रीकल्चर पूरे टाइम में, पूरे साइकिल में, वो उनको मिल जाए, उनको घाटे वाला काम ना करना पड़े। तो इसके लिए CACP जो कमीशन है उसने सजेस्ट किया था कि 5.1% आप इंक्रीमेंट करो MSP ऑन पैडी, मतलब चावल के ऊपर आप MSP को बढ़ाओ। तो गवर्नमेंट ने बढ़ाया कितना इस साल? केवल 2.9%। फूड इन्फ्लेशन अगर आप देखें तो 2019 में 8.4% थी, जो कि अब धीरे धीरे आने वाले टाइम पे अब कम होने के स्कोप पूरे बन रहे हैं। अब फूड इन्फ्लेशन डाउन होगा तो देखो इन्फ्लेशन कम होने का भी एक घाटा रहता है कि जो प्रॉपर प्राइस जितनी मिलनी चाहिए ना प्रोड्यूसर को या फिर जो भी बीच में इंटरमीडियरीज हैं उनको, तो वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। तो वो भी एक सही कंडीशन नहीं होती है। तो इन्फ्लेशन का एक रेंज में होना जरूरी है। 2018 में जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने वाले थे 2019 में, तो 2018 में पैडी जो चावल की जो प्रोडक्शन थी उसके लिए MSP जो थी वो इंक्रीज कर दी गई थी 12.9% से। क्यों? इलेक्शन आने वाले थे, तो पॉपुलिस्ट अप्रोच होगी ना गवर्नमेंट की। इसके बेसिस पे फिर रिजाउंडिंग विक्ट्री भी रजिस्टर की, और जैसे ही जीत हुई तो 2019 में आते ही फिर 3.7 का इंक्रीमेंट किया MSP में, और फिर 2020 आते ही 2.9। कहने का मतलब गवर्नमेंट ने जितना इंक्रीमेंट एक करना चाहिए था वो चीज़ें तब की जब गवर्नमेंट को वोट्स की रिक्वायरमेंट थी, वही वोट बैंक को प्रिजर्व करना। ठीक है, जबकि और अदर टाइम्स पे आप देखोगे तो वहां पर MSP इंक्रीमेंट कम देखा गया है। तो यहां पर पॉइंट ये आता है कि जो MSP बोल करके शुरुआत की गई थी वो मार्केट में आज मैक्सिमम सेलिंग प्राइस बन गई है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी MSP पे ही खरीदता है। ठीक है, तो इससे ज्यादा प्राइस पे जो किसान है वो मार्केट में बेच ही नहीं पा रहा है। तो यहां पर जरूरत ये आ रही है कि जो MSP है इसको प्रॉपर टैकल करने की जरूरत है। यहां पर गवर्नमेंट फिसड्डी हो रही है। दूसरा, अगर इस चीज को लेकर के आज MSP अपने आप में एक लीगल राइट बन गया है फार्मर्स का, अगर इसको लेकर के वो कोई अगर आंदोलन करते हैं तो वो गलत नहीं करते अकॉर्डिंग टू द राइटर। 3 स्कीम हो गई क्लियर। चौथी, कोविड-19 के टाइम पे फूड वैल्यू चेन की अगर बात करें तो वो भी काउंटर प्रोडक्टिव रही, कॉन्फ्लिक्टिंग रही। कैसे? आज इंडिया में जितनी दालें खाई जाती हैं उनका 75% तो वो है जो कवर किया जाता चना और अरहर के द्वारा, जिनकी सेलिंग हुई बिलो MSP से भी नीचे, तो किसानों को घाटा हुआ कि नहीं? दूसरी तरफ मसूर की दाल इंडिया में केवल 10% लोग ही खाते हैं। ठीक है, वो 2/3 to 10% मसूर की दाल एक पर्टिकुलर सेक्शन ही जो है इंडिया का वो खाता है। उनके लिए इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो रिड्यूस कर दी, क्योंकि आप मसूर की दाल सस्ती करना चाह रहे हो। तो आप एक तरफ तो इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस कर रहे हो, वहां से रेवेन्यू कम हो रहा है, और जो 10% मतलब उसको रिड्यूस 2/3 से आपने रिड्यूस करके कर दिया, 10% तक ही ला दिया। और दूसरी तरफ है आप MSP जो है उसको कम कर रहे हो, वहां पर फार्मर्स को घाटा कर रहे हो। तो एक तरफ तो रेवेन्यू बचा रहे हो और दूसरी तरफ रेवेन्यू खो रहे हो। तो ये जो एक कॉन्फ्लिक्टिंग हो रहा है ये, ठीक है, यहां पर एक फंडामेंटल कंटेंशियस इशू निकल के आता है कि जो कंज्यूमर्स दाल, एक्सपेंसिव दाल खरीद सकते हैं या फिर नॉन एसेंशियल प्रोड्यूस को कंज्यूम कर सकते हैं महंगी दाम की रेट पे, जैसे कि प्याज को, तो उनके लिए आप कैसे सब्सिडाइज कर सकते हो? आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप सब्सिडाइज करो, जैसे कि मसूर की दाल को आपने किया। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन को मिटिगेट करने के लिए हमें हमारी अप्रोचेज में रीसेट लाने की ज़रूरत है। हमें ये ध्यान देना पड़ेगा, रैशनल्स पे ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ पर हमें इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस करना है, कहाँ नहीं करना, और कहाँ पर MSP हमें मेंटेन करके रखनी है। ऐसे करके ये 4 पॉइंट्स निकालते हैं। चारों पॉइंट अपने काम में आने वाले हैं आंसर राइटिंग में। तो गवर्नमेंट की डिफरेंट विंग्स जो है
वो जो डिफरेंट इश्यूज पे ध्यान दे रही है बजाय कि कोर इश्यूज पे। गवर्नमेंट ने ध्यान देना शुरू कर दिया है कि कैसे भी करके जो अर्बन एरियाज में जो अपसेट है उसको हम दबा के रखें। वो कैसे? प्राइस को कंट्रोल करके, और उसका फिर खामियाजा भुगतना पड़ता है गाँव में फार्मर्स को। तो ये कहीं ना कहीं हमेशा से चिंता का कारण बना रहा है। चाहे अथॉरिटेरियन रिजीम आज वर्ल्ड अक्रॉस भी देखोगे तो वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है कि एलिट क्लास को तो ज़्यादा अटेंशन मिलती है और फार्मर्स को कम मिलती है। तो अगर हम चाहते हैं कि अच्छे दिन आए तो हमारी जो अनरिजॉल्व चैलेंजेस रहे हैं ना प्रीवियस, उनको हमें ध्यान में रखते हुए इस फ्रैक्चर्ड लेगेसी को सॉल्व करने की ज़रूरत है, इसको सही करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये आर्टिकल भी अपना ख़त्म होता है। नेक्स्ट आर्टिकल, लार्जर एंड बेटर। ये आर्टिकल लिखा गया है नगेंद्र नाथ सिन्हा के द्वारा। बहुत अच्छा आर्टिकल है, देखते हैं। पिछले 3 दशकों की अगर बात करें तो लैंड का जो इशू है वो कहीं ना कहीं लैंड रिफॉर्म्स की बात करें तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता रहा है। और जो एलिमेंट्स रहे हैं लैंड रिफॉर्म्स के वो क्या रहे हैं? इंटरमीडिएटरीज को हटा देना, जैसे ज़मींदारी, रियायतवाड़ी अपन पढ़ते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, उनको हटाना। रेगुलेट करना और स्टेबलाइज करना जो टेन्योरियल सिस्टम होता है, क्योंकि बहुत से जो स्मॉल एंड मार्जिनल जो फार्मर्स हैं जिनके पास खुद की कुछ ज़मीन नहीं है, जो पीजेंट्स हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करना, तो रेगुलेशन उसके लिए। तीसरा कि लैंड होल्डिंग पे कैपिंग करना कि भाई एक लिमिट के बाद में आप ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकते। चौथा, लैंड्स का कंसोलिडेशन कि छोटे छोटे पार्ट्स में जो लैंड अलग अलग फ्रेगमेंटेड रूप में है और इन सभी का ऑनर एक है, तो इनको एडजस्ट करके कहीं एक जगह पे सेटल आउट कर देना और बची हुई लैंड को दूसरे को दे देना। कहने का मतलब जो फ्रेगमेंट्स हैं, छोटी छोटी ज़मीन के टुकड़े हैं, उनको कंसोलिडेट करके एक जगह पे लेके आना। तो ये इश्यूज थे जिन पे ध्यान दिया गया था लैंड रिफॉर्म्स के अगर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की बात करें तो। एग्रीकल्चर जो था वो प्रीवियस 3 दशकों में बहुत कम होता हुआ दिखाई दिया है। उसके पहले क्या था? एग्रीकल्चर अपने आप में एक सिग्निफिकेंट शेयर था इकोनॉमी के अंदर। जैसे ही एलपीजी पॉलिसी हमने अडॉप्ट की तो सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अब धीरे धीरे इंक्रीज हो गया, और एग्रीकल्चर का जैसे ही रिड्यूस हुआ अपना खुद का रोल, तो ये मैटर भी कहीं ना कहीं अपने आप में गायब होते हुए दिखाई दे गए कि हाँ, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड इश्यूज भी कहीं बात हो। और लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड अगर कोई बात हुई है ना, तो वो ही है लैंड को एक्वायर करना या फिर लैंड रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज करना। न तो कंसोलिडेशन की इतनी बात की गई है, न सीलिंग ऑन होल्डिंग की बात की गई है, न इंटरमीडिएटरीज की बात की गई है। तो कहने का मतलब है अभी जो सेक्टर स्पेसिफिक, जो देखो इकोनॉमी में जिसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है उसकी तो हमेशा डिस्कशन होती ही है। अब सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं तो उस पर ध्यान जाना शुरू हो गया। तो जो फैक्टर प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी और इक्विटी वाले जो इंपॉर्टेंस वाले फैक्टर हुआ करते थे एग्रीकल्चर के, वो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं स्विच होते हुए दिखाई दे रहे हैं इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की तरफ। जबकि फार्म क्राइसिस जो है वो हमेशा से सीरियस बने हुए हैं। जैसे कि रूरल आप देखते हो बार बार फार्मर्स का जो कर्ज होता है, डेट, उसको वेवर कर दिया जाता है, उसको माफ़ कर दिया जाता है। एजिटेशन देखते हैं, सुसाइडल अटैम्प्ट देखे जाते हैं फार्मर्स के द्वारा। और अभी रिसेंटली कोविड-19 की वजह से जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ था ना, जो लोग शहर छोड़ के अपने गाँव की तरफ आ गए थे, वो फिर से माइग्रेट करके अब सिटीज़ में जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं फार्म क्राइसिस को मैनिफेस्ट करता है, शो करता है। तो जो रूट कॉज है इसका वो है फ्रेगमेंटेड ज़मीनें, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स की है। तो ज़मीनें, कोई बोलता है कि हाँ मेरे पास में 2 बीघा ज़मीन है, 5 बीघा ज़मीन है, तो वो कहीं ना कहीं टुकड़ों के अंदर है, प्लॉट साइज में, तो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली वायबल नहीं है किसी भी तरीके से। आज अगर अपन देखें तो लैंड पे जो प्रेशर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। और एवरेज होल्डिंग की बात करें तो 1970-71 के टाइम पे जब एक बंदे के पास में एवरेज 2.28 हेक्टेयर ज़मीन होती थी ऑन एन एवरेज, मतलब टोटल इंडिया की ज्योग्राफिकल एरिया डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो एक बंदे पे या फिर एक इंडिविजुअल पे कितनी लैंड थी, वो थी 2.28 हेक्टेयर 1970-71 में, जो घट के 2015-16 में आते आते 1.08 हेक्टेयर हो गई है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस तरीके फ्रेगमेंटेशन का और ये
लैंड होल्डिंग का, तो ये जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन भी अगर अपन देखेंगे ना अलग अलग रीजन में, तो ये भी अपने को अलग अलग दिखेगा। जैसे कि नागालैंड, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर तो फार्म साइज एक एक इंडिविजुअल पे बहुत ज़्यादा है, नागालैंड में सबसे ज़्यादा। ध्यान रखना अपने को, ये प्रीलिम्स वाइज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लैंड होल्डिंग की बात की जाए तो नागालैंड में सबसे ज़्यादा है। और दूसरी तरफ देखोगे जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला, यहाँ पर लैंड होल्डिंग है वो लगातार कम होती जा रही है और बहुत कम है। और ये जो लैंड होल्डिंग के नंबर्स हैं ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं और एरिया जो है लैंड होल्डिंग का वो कम होता जा रहा है सेम पेस पे। 2011 के बाद में बहुत सारी स्टडीज ने ये चीज रिवील भी की है। अगर अपन लैंड होल्डिंग के बारे में बात करें तो एक चंक में नहीं है, ये जो मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, अलग अलग छोटे छोटे सेपरेट पार्सल्स में है, चाहे वो गांव में देखें चाहे कहीं पर भी देखें, सिटीज में भी देखें। तो ये जो प्लॉट साइज के जो एरियाज हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। इनके ये जो मल्टीपल सब डिविजन्स हो रहे हैं ना अक्रॉस द जनरेशन, कि एक पिता के पास में 32 एकड़ जमीन थी तो 3-4 जनरेशन निकलते निकलते एक बंदे के पास में 0.05 हेक्टेयर साइज ही रह चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं किसी भी तरीके की एक्टिविटीज को परफॉर्म करना, एग्रीकल्चरल करो चाहे नॉन एग्रीकल्चरल करो, उनको इकोनॉमिकली वायबल नहीं बताता है। और अगर इन जमीनों को कोई सेल आउट भी करना चाहे और इन जमीनों से बाहर भी निकलना चाहे, उनके लिए भी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। क्यों? मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने एक ये बीड़ा उठाया कि चलो ठीक है लैंड एग्रीगेशन अपन करते हैं, सारी जमीनों को सेटल आउट करते हैं, बड़ी बड़ी सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब आप क्या करते हो, जैसे ही ग्राउंड लेवल पे डील करने जाते हो तो और ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। क्यों? मान लो इतनी बड़ी जमीन को आपको कंसोलिडेट करना है और ये छोटे छोटे सेक्शंस हैं, छोटी छोटी जमीनें हैं। अब इन 4, 5, 7 जितनी भी जमीनें हैं इनके अलग अलग ऑनर्स हैं, तो इनसे आपको अलग अलग डील करनी पड़ेगी। और अलग अलग डील करोगे तो किसी की क्या डिमांड है, किसी की क्या प्रॉब्लम है, उनको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो कहने का मतलब है अगर कोई नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी अगर इस्टेब्लिश करने की बात करें ना ऐसे रीजन में, जैसे रोड, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, इनको भी बढ़ाने की, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी कहीं ना कहीं रुकता हुआ दिखाई देता है, स्पेसिफिकली उन स्टेट्स में जहां पर रूरल एरियाज में फ्रेगमेंटेड लैंड्स बहुत ज्यादा हैं, फॉर एग्जांपल बिहार। अब राइटर यहां पे बोल रहे हैं कि एक बात चलती रहती है, स्केप्टिसिज्म चलता रहता है कि लैंड कंसोलिडेशन है वो ही लैंड रिफॉर्म का कहीं ना कहीं पार्ट बना है, और पॉलिसी मेकर्स ने इस बात को माना भी है। तभी हमारे जो पिछले 1 साल की पूरी हिस्ट्री को देखें तो उसमें बहुत सारे एक्ट आए हैं, बहुत सारे लॉज आए हैं, इवन इंडिपेंडेंस के बाद में भी कंसोलिडेशन पे ध्यान दिया गया है लैंड रिफॉर्म्स के अगर बात की जाए तो, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपल्सरी कंसोलिडेशन को एक तरीके से वॉलंटरी कंसोलिडेशन में कन्वर्ट कर दिया लगभग सारे स्टेट्स में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने। तो ये एक प्रॉब्लम का कारण बना कि कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लैंड रिफॉर्म्स में, और उसमें आपने कंसोलिडेशन को कंपल्सरी से वॉलंटरी कर लिया। अब वॉलंटरी कर लिया तो देखो आप मुझे बताओ, कौन चाहेगा कि अपनी जमीन को कॉन्फिस्केट होने दे, गवर्नमेंट की जब्ती करवाए? कौन चाहेगा कि खुद से आगे बढ़ के अपनी जमीन को कम करे? जबकि नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर जो आया था 1960s में, उन्होंने ये रिकमेंड भी किया था कि आप लैंड कंसोलिडेशन को कंपल्सरी बना के रखो कंट्री में, पर इस चीज को इग्नोर कर दिया गया। फिलिप ओल्डनबर्ग ने एक अपनी स्टडी दी थी जिसका नाम था लैंड कंसोलिडेशन एंड लैंड रिफॉर्म इन इंडिया। उसमें उन्होंने ये बोला था कि जो इन्वेस्टमेंट है उसको एनकरेज करना, रोड्स की और जो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंक्रीज करना, लिटिगेशन जो केसेस चलते रहते हैं फार्मर्स के, जो अपनी खुद के राइट्स को लेकर के वो कोर्ट में जाते रहते हैं, उनको कम करना, और एग्रीकल्चर को फॉर्मलाइज करना, इनइक्वालिटीज को खत्म करना, लैंड होल्डिंग्स को इक्वलाइज करना, ऑटोनॉमी को एनहेंस करना, और प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। अगर ये हमें इंश्योर करना है तो हमें कंसोलिडेशन ऑफ द लैंड को अच्छे से इंप्लीमेंट करना जरूरी हो जाता है। ये चीज फैक्ट है। तो कभी भी अगर आए ना लैंड कंसोलिडेशन, लैंड रिफॉर्म, तो हमारे टारगेट ये होते हैं, ये आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से जो कंसोलिडेशन वर्क है
वो पिछले बहुत सालों से होता भी रहा है। उसमें कुछ स्टेट्स में प्रोग्रेस भी हुई है, जहां पर 120 लाख हेक्टेयर ज़मीन का कंसोलिडेशन फोर्थ प्लान में हुआ, फिर उसके बाद में आने वाले टाइम पे लगातार होता रहा। पर कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर इसके बारे में कोई प्रोग्रेस मतलब शुरुआत ही नहीं हुई, जैसे कि राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। इन स्टेट्स में तो ऐसा कोई काम करना शुरू ही नहीं किया गया जिसमें लैंड कंसोलिडेशन की बात की जाए। तो अभी एक वेल स्टैब्लिश्ड नॉन फार्म सेक्टर कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। अभी रिसेंटली जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें ये चीज़ आ रही है कि रूरल एरिया में जितने भी हाउस होल्ड इनकम है उसके लगभग 60% तो नॉन फार्म सेक्टर से आ रही है। तो यहाँ पर हमें पॉलिसी कंड्यूसिवनेस को इंश्योर करने की ज़रूरत है, जो कि इन स्मॉल इंडस्ट्रीज, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर और अदर सर्विस एंटरप्राइजेस को हम एनकरेज कर सकें कि वो गाँव में जाकर के इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में काम कर सकें। यहाँ पर भी आप देखोगे तो इनको भी, इन इंस्टीट्यूशंस को भी अपनी खुद की एक इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो अगर बनानी है तो वहाँ पर भी लैंड कंसोलिडेशन की तो ज़रूरत पड़ेगी। छोटे छोटे प्लॉट्स पे नहीं कर सकते। तो अभी भी एक तरीके से ज़रूरत है, डिमांड है, और गवर्नमेंट इस चीज़ को ईज आउट कर सकती है जिससे कि आराम से लैंड एक्वायर कर सके। कोई भी प्राइवेट फॉर्म है वो अगर स्टैब्लिश करना चाहे रूरल एरियाज़ में, कोई पब्लिक एजेंसी रोड बनाना चाहे, पाइपलाइन लगानी चाहे, कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को इंश्योर करना चाहे, तो उस चीज़ के लिए लैंड रिफॉर्म में अपने को लैंड कंसोलिडेशन तो अभी भी ज़रूरत है। पहले तो एग्रीकल्चर अपने आप में इंपॉर्टेंट था, अब गाँव में लोगों को रोकना आप चाहते हो, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट आप करना चाहते हो, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आप करना चाहते हो, इकोनॉमी को रिवाइवल की तरफ ले जाना चाहते हो, तो लैंड कंसोलिडेशन तो अभी भी ज़रूरत है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन उसी तरफ अट्रैक्ट होंगे जहाँ पर इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलेगा। ये चीज़ नीति आयोग और बहुत सारी इंडस्ट्री हाउसेज ने, सेक्शंस ने भी बोली है कि अपने को एक लीज वाला जो सिस्टम है उस पर काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो लैंड होल्डर्स हैं उनको इनेबल किया जा सके कि वो अपनी ज़मीन को लीज पे दें, और फिर लीज आउट जब वो करेंगे तो इन्वेस्टमेंट आएगा, ग्रेटर इनकम उनके लिए भी इंश्योर होगी, लीज का जो पैसा मिलेगा उनको, और साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो पाएगा रूरल एरियाज़ में। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट कारण बनता है कि आज हमें कंसोलिडेशन ऑफ लैंड पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अभी तक प्रॉब्लम ये है कि कंसोलिडेशन जो है वो अभी तक बहुत सारे स्टेट्स में कोई इंपॉर्टेंट एजेंडा बन के नहीं उभर पा रहा है। आज के टाइम पे जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई है हमारे पास में, लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन हो चुका है, तो हम एक बेटर पोजीशन में हैं जहां हम इस दिशा में, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड की दिशा में एडवांस कर सकते हैं। इसका बेनिफिट इन्वेस्टमेंट में भी मिलेगा, लिटिगेशन रिडक्शन में भी मिलेगा, नए इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश होने में भी मिलेगा। इस तरफ हमें हमारे देश को ले जाने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारा जो डेवलपमेंट का जो एस्पिरेशन है ना, जो हमारा रिफॉर्म का एजेंडा है, हम उसको इंश्योर कर पाते हैं। स्टेट्स को भी इसमें साथ लाने की ज़रूरत है कंसोलिडेट करने के लिए। जो डीफ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेड लैंड्स हैं उनको एक साथ करके डीफ्रैगमेंट करने की ज़रूरत है, और इसमें सेंटर की भी कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी, तो सेंटर को आगे आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आर्टिकल भी अपना ख़त्म होता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, एज इजंट जस्ट अ नंबर। ये अनुराधा मैस्करनहिस ने लिखा है ये आर्टिकल। ये आर्टिकल पेंडेमिक में जो एडल्ट्स हैं, ओल्डर पीपल जो हैं, जिन लोगों ने प्रॉब्लम का सामना किया है, उनके बारे में है ये आर्टिकल। थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश करेंगे। पेंडेमिक है, इसमें एक चीज़ निकल के आई है, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने एक एजेंडा निकाला है कि जिनकी एज जैसे जैसे इंक्रीज हुई और हेल्दी एजिंग हुई है, दैट मीन्स जिनकी लाइफ में, जिन्होंने सोशल सिक्योरिटी भी है, खाने पीने का भी प्रॉपर है, रेगुलर रूटीन चेकअप भी होते हैं उनके, उन लोगों के लिए भी कोविड-19 ज़्यादा फैटल नहीं हो पाया है। तो ज़्यादातर जो लोग जिन्होंने हेल्दी अपनी एज गेन की है अच्छे तरीके से, उनके लिए रिस्क सम कम है, ये बीमारी सर्वाइव करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसी चीज़ को आगे अपहेल्ड करते हुए बोल रहे हैं कि लैंसेट की एक रिपोर्ट आई थी, वो भी यही चीज़ एडवोकेट करता है कि जहाँ पर फिजिकल एक्टिविटीज़ और जो हेल्दी डाइट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, वहाँ पर प्रीमेच्योर डेथ जो है वो कम हुई है, चाहे वो क्रॉनिक डिजीजेज हो, फॉर एग्जांपल जिनको ट्रीट किया जा सकता है, जैसे कि स्ट्रोक हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गई, स्टोमक कैंसर हो गया, इनको ये डिक्लाइन कर रहे हैं जहाँ पर फिजिकल एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो रही है और हेल्दी डाइट जहाँ पर इंश्योर्ड है।
दूसरी तरफ डेथ रेट जो है वो क्रॉनिक डिजीजेस से भी कम हो रही है, जैसे कि डायबिटीज़ की वजह से लंग कैंसर हो गया या कॉलन कैंसर हो गया, लिवर कैंसर हो गया, वो भी कुछ कंट्रीज में डिक्लाइन करती जा रही है। तो कहने का मतलब फिजिकल एक्टिविटी और हेल्दी डाइट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इसी तरीके से इंडिया का जो टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंडर में कि आने वाले दशक में 2030 तक नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से जो डेथ होती है, मोर्टेलिटी जो है उसको 30% तक रिड्यूस करना है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पर्टिकुलर सेगमेंट, ओल्डर पर्सन वाला जो सेगमेंट है ना, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि 2011 में जहां 104 मिलियन एल्डरली पर्सन जो थे ना इंडिया के 60 साल से ज़्यादा उम्र के, वो अब बढ़ने की तरफ जा रहे हैं। जहां पर यूनाइटेड नेशन की जो पॉपुलेशन फंड एंड हेल्प एज इंडिया रिपोर्ट है उसमें यह बताया गया 2026 तक आते आते 104 की बजाय बढ़ के कितना हो जाएगा 173, और 2050 तक आते आते ये बढ़ के हो जाएगा 20% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। तो इन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, तभी हम हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर एक कोट देते हैं डॉक्टर वी.एस. नटराजन, जो कि एक ओल्ड एज पीपल के लिए जो दवाइयाँ बनती हैं उनसे रिलेटेड काम करते थे, जिनको फादर ऑफ जेरिएट्रिक बोला जाता है, जेरिएट्रिक मेडिसिन इन इंडिया बोला जाता है, जो कि ओल्ड एज पीपल जो होते हैं उनसे रिलेटेड मेडिकेशन से रिलेटेड काम करते थे। तो उन्होंने ये बोला कि लाइफ स्पैन इंक्रीज करना क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं होता है। अगर आप 80 साल जिंदगी जी रहे हो, दैट डजंट मीन कि वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंश्योर हो पा रही है। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आप बूढ़े हो रहे हो तो एज इज जस्ट अ नंबर। वो लोग हैं जो स्काई डाइविंग करते हैं, एडवेंचर करते हैं, ठीक है, जिनको इनएडिक्वेट मतलब एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, सोशल सिक्योरिटी उनके पास है। पर ज़्यादातर जो बूढ़े लोग हैं उनके पास में मेडिकल केयर नहीं है, उनके पास फाइनेंशियल सिचुएशन उनकी साउंड नहीं है, सोशल सपोर्ट नहीं है, ना उनके पास में प्रॉपर रेजिलियंस इंश्योर करने के लिए रिसोर्सेज हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि लॉन्गर लाइफ है उसको हम हेल्दी भी बनाएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जो डॉक्टर नटराजन है, इनका एक अपना खुद का एक मंत्र है कि रिमेन एक्टिव बने रहो, साथ में गाँव को विजिट करो। इन्होंने खुद ने अपने आप से खुद से गाँव में विजिट किया और उनमें बहुत सारे लोगों से बातें की कि किस तरीके से पीरियोडिक चेकअप्स अपन कंडक्ट करवा सकते हैं जिससे कि हेल्दी रहा जा सकता है। स्कूल चिल्ड्रन से इंटरेक्शन किया इन्होंने और बताया कि किस तरीके से WHO के जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिनका टारगेट होता है जो एल्डरली पीपल हो उनके राइट्स को अपहेल्ड करना, उनको प्रोटेक्ट करना, जिससे कि उनको डिग्निफाइड वे में ट्रीटमेंट मिल सके, उनके बारे में अवेयरनेस करना। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो अभी रिसेंट 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई, जिसमें यह एंडोर्स किया गया है कि जो आने वाला डिकेड है 2020 टू 2030 वो डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग के लिए डेडिकेट किया गया है, जहां पर आने वाले टाइम पे 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोग 60 साल से ज़्यादा उम्र के होंगे। उनका मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो कहाँ रह रहा है, मिडिल और लो इनकम कंट्रीज़ में, जिनके पास में प्रॉपर एक्सेस नहीं है बेसिक रिसोर्सेज का, डेली मील रोज़ाना के खाने का। जहाँ पर आज अपन कोविड-19 को कंटेन करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, वहाँ पर उनके पास में स्पेस नहीं है, बीमारियाँ लगातार बनती बढ़ती जा रही हैं। तो यहाँ पर एक अर्जेंट नीड है कि हम हेल्दी एजिंग को एनकरेज करें लोगों के बीच में। ठीक है, इस तरीके से आज का डिस्कशन अपना यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।